इन दोनों में ही है मैजिक नंबर एंड शेल मॉडल। ये दो ही टॉपिक इसमें से हटे हैं, दोनों ही रिलेटेड है वैसे। सेकंड में ये दोनों चैप्टर तो पूरे हैं, कंप्लीट है, इनमें से कोई टॉपिक नहीं है, और इसमें से जो है वो बाद में बता दूंगी तुम्हें, ठीक है। काफी, अब इस चैप्टर में था क्या, वैसे 3 चैप्टर लग रहे हैं कि कितनी बड़ी यूनिट हो गई, इसमें था क्या, वो कैसे सिर हिला रहा है जैसे सारा पढ़ा है, हद हो गई। हाँ, क्या नाम है इसका ऑनलाइन में, अलग अलग नाम रखते हैं ना बच्चे। अरुण, सही है। पता नहीं लगी थी कि नहीं, मुझे ही नहीं पता। गामा डिके रेडियो एक्टिव इमिशन ऑफ, देखो आपको पता है गामा डिके या गामा रेज क्या होती हैं। पहले तो गामा रेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसका मतलब लाइट ही हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गामा रेज एमिट होना, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, फोटोन लिख सकते हैं ना, फोटोन्स। अब देखो फोटोन्स एमिट होना, इसका मतलब किसी भी पार्टिकल से या किसी भी न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव डिके होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपल, उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना या फिर फोटोन्स निकलना, इसका मतलब सीधा मतलब है उस न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बीटा डिके बताया या अल्फा डिके रिएक्शन में, जैसे ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस था, इसके बाद जैसे मान लीजिए अल्फा डिके रिएक्शन लिखते हैं, 2He4 अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है यहाँ पर, तो इस रिएक्शन को कैसे लिखा था, Z-2 Y, मास नंबर डिक्रीज हो जाता है -4 से, एंड एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर -2 से, एंड यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये एनर्जी ऐसा नहीं है अलग है, एनर्जी किसकी है, इस अल्फा पार्टिकल की एंड जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है, उन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी ये वाली एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी Q इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस कैसा था, यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में था, जिसका वेलोसिटी 0 था, ठीक है। अब आप बताइए कि डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा होगी या फिर पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा होगी, डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जब अल्फा डिके होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इसको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है और पेरेंट न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट आप कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। अब ऐसा बोलते हैं कि कोई पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहीं स्टेट बनी हुई थोड़ी ना है। ग्राउंड स्टेट होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी डाउन है, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि उसकी एनर्जी हाई है कंपैरेटिव टू दिस वन। अब जैसे अब आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसको मान लीजिए आप ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब डॉटर न्यूक्लियस कहाँ है आपका, एक्साइटेड स्टेट में। अब डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में, आपने ये सुना है कि एक्साइटेड स्टेट में अपना एक लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो अब इस ये वाला जो न्यूक्लियस है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो कुछ टाइम के बाद अपनी एनर्जी जो एक्स्ट्रा है उसको रिलीज करके कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में करेगा वो, फोटोन फॉर्म में,
ठीक है, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है इसी को क्या बोलेंगे आप? गामा रे इमिशन, या फिर बोलेंगे गामा डिके। तो गामा डिके में कोई मास नंबर चेंज नहीं होगा, कोई चार्ज चेंज नहीं होगा, कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई भी अल्फा डिके या बीटा डिके होता है तो उसमें ये डॉटर न्यूक्लियस होता है, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मीन्स डॉटर न्यूक्लियस क्या है? एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब कुछ होता है तो उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं स्टार से, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट से वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? गामा रे इमिशन, या इसको क्या बोल सकते हैं? एच न्यू एनर्जी। और ये किस में आ जाएगा फिर? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ से स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है, स्टार हटा देंगे तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये आपका गामा डिके रिएक्शन। ऐसे सिमिलर आप बीटा डिके में लिख सकते हैं, इसको रफ कर दो। बीटा डिके में भी जब बीटा पार्टिकल के साथ जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वहां पर भी तो एनर्जी रिलीज होती है ना। जैसे यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इससे बीटा माइनस इमिट होता है। बीटा माइनस के बाद ये कौन सी स्टेट में आएगा? 12Mg27। ठीक है, यहाँ से बीटा माइनस पार्टिकल इमिट होता है, माइनस आ रहा है तो यहाँ पर क्या आता है? Z+1, दैट मीन 13। 13 किसका एटॉमिक नंबर होता है? एल्यूमिनियम का होता है ना, और ये 27 ही रहेगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें बीटा माइनस पार्टिकल जब इस मैग्नीशियम से इमिट हुआ तो यहाँ पर ये जो होगा वो कौन सी स्टेट में होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी Q है वो इसको मिलेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए बीटा माइनस डिके के बाद में, ठीक है, अब या फिर ये भी दोनों ही एक्साइटेड स्टेट हैं, किसी भी स्टेट में हो सकता है। यदि ज्यादा एनर्जी है तो इस स्टेट में होगा, उससे थोड़ी कम है तो इस स्टेट में होगा, दोनों ही एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ से ये इस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इसको क्या बोलेंगे? गामा डिके। ये कोई ग्राउंड स्टेट है। स्टार हटा देंगे बस कि वो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब गामा डिके रिएक्शन में आपके चार्ज, न्यूक्लियॉन नंबर, मास एनर्जी, लीनियर मोमेंटम सब कुछ कंजर्व ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लीनियर मोमेंटम। अब जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसमें आप देख रहे हैं इसका चार्ज मतलब यहाँ पर 12 प्रोटॉन है। ठीक है, 12 प्रोटॉन है। यहाँ पर कितने हैं बीटा डिके में? 13 हो गए यहाँ तो, पर एक ये भी तो हो गया प्रोटॉन। हाँ, जब 13 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो 12 भी रहेगा ना चार्ज। तो इस रिएक्शन में आपका चार्ज भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन नंबर देखते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज 12 प्लस यहाँ पर भी इतना ही रहेगा, तो इसमें चार्ज कंजर्व है। मास नंबर भी आपका क्या है? कंजर्व है। एनर्जी भी कंजर्व होगी। और मोमेंटम देखते हैं, जैसे ये रेस्ट कंडीशन पर है तो इसके लिए लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। और इसका भी अपना कुछ लीनियर मोमेंटम mv, और इसका क्या होगा? h/c प्लस
इक्वल्स टू 0 ही आएगा। फोटोन, सॉरी ये तो मैंने बीटा माइनस डिके बता दिया। इसको बताओ ना गामा डिके क्या होगा। ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, इससे एनर्जी रिलीज हुई गामा डिके, तो ये आपका आ गया ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये एनर्जी रिलीज हो रही है h न्यू फोटोन। तो इस रिएक्शन में आपका मास नंबर सेम है, चार्ज नंबर सेम है, ठीक है। चार्ज 13 प्रोटॉन है, इधर भी 13 प्रोटॉन है, मास नंबर भी सेम है, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो भी इसका ही एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे ये E1 ऑड न्यूक्लियाई है, E1 ऑड कैसे बोलना है, 13 प्रोटॉन है एंड 14 इसमें न्यूट्रॉन है, 13 और 14 E1 ऑड हो गया। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए h क्रॉस बाई 2 है एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर भी h क्रॉस बाई 2 ही रहेगा। फोटोन के लिए एंगुलर मोमेंटम 0, तो इसलिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है। ये रिएक्शन वैलिड रिएक्शन है, कंप्लीट हो गया आपका ये। अब है इसमें एक इंटरनल कन्वर्जन एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन। इंटरनल एक्सटर्नल कन्वर्जन को कैसे बता सकते हैं, जैसे कोई जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है आपका, जब अल्फा पार्ट किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा डिके होता है या बीटा डिके होता है, तो न्यूक्लियस कैसा होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। अब वो एक्साइटेड न्यूक्लियस, इसका मतलब वहां पर एक्सेस ऑफ एनर्जी है, वो अपनी एक्सेस ऑफ एनर्जी उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को भी तो दे सकता है ना, एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को भी तो दे सकता है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, के शेल है, इसका जो सबसे नियरेस्ट सेल होगा वो के शेल होगा। अब ये वाला न्यूक्लियस जिसने क्या किया, अल्फा डिके या बीटा डिके किया है, उसके बाद में ये कहाँ होगा, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि अल्फा डिके और बीटा डिके में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इसको मिलेगी। तो इसकी एक्सेस ऑफ एनर्जी है, वो ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कि नहीं। एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, यहाँ से इमिट हो सकता है, ठीक है, इमिट हो सकता है। इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए न्यूक्लियस से उसको एनर्जी मिल रही है, इंटरनली उसको एनर्जी मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इन्वर्जन। अब एक्सटर्नल इंटरवर्जन आपने पढ़ा हुआ है, किस में पढ़ा था एक्सटर्नल इन्वर्जन, नहीं पढ़ा, ऑनलाइन में नहीं बात कर रही मैं, जनरल बात कर रही हूँ। एक्सटर्नल इन्वर्जन मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एक्सटर्नल इन्वर्जन हो जाएगा। अब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकालने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी आप कौन से वाले इफेक्ट में देते हैं, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे कोई मेटल प्लेट होती है, उस मेटल प्लेट, आपको पता है कोई भी मेटल प्लेट है वहां पर एटम से ही मिलकर बनी हुई है, तो आप उस पर जब फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो वो फोटोन क्या करते हैं, उस मेटल प्लेट में जो एटम्स होंगे उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है अपनी एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होते हैं। नहीं पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एटम के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं आप, एक्सटर्नल इन्वर्जन। तो सिंपल है कि किसी भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इंटरनली न्यूक्लियस से एनर्जी मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल इन्वर्जन। और यदि किसी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस यही था। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी होगी ई माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी कोई बाइंडिंग एनर्जी के साथ होगा ना वहां पर, तो इतनी एनर्जी तो उसको निकालने में ही वेस्ट हो जाएगी। -W इसलिए लिखा है कि बाइंडिंग एनर्जी है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की, जब जो इस एक्सटर्नल एनर्जी है वो E ही है। इस न्यूक्लियस ने इसको एनर्जी दी EE, एक्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी इसको बाहर निकालने में वेस्ट हो गई, तोड़ने में भी तो वेस्ट हो गई, वो है -W, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, जो उसको एनर्जी मिली थी और जो उसकी वेस्ट हो गई उसको बाहर निकालने में, तो इतनी एनर्जी के साथ वो इमिट होगा। ये हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ये आप इसमें से पढ़ लेना, बुक में से थ्योरेटिकल चीजें हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी मेडिकल साइंस में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ये जो भी है कार्बन डेटिंग, इसमें ये थ्योरेटिकल है, आप पढ़ लेना। आएगी आएगी। एक आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी गामा रे इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब पॉसिबल है, जैसे किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो उसकी एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो जो उसके नियरेस्ट सेल होगा वहां से वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है ना। जब किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा होंगे, तो उस केस में वो अपनी नियरेस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है बेरिलियम 7, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके 4 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है, इस केस में ये अपना एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है और क्या बनेगा फिर 3Li7, यहाँ पर भी गामा इमिशन होगा। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। उस होल को फिल करने के लिए जो एल सेल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन होता है ना एल की ट्रांसमिशन, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब कल स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन पहले पढ़ेंगे, फिजन में आपके न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है और कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन में फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने पढ़ा हुआ है। हाँ तो 2 ही टॉपिक है उसमें, ये वाला चैप्टर काफी है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं नहीं दोनों पढ़ना, क्योंकि 3 चैप्टर है ना, तो 2 तो पढ़ने हैं ना, और ज्यादा टफ भी नहीं है, बस एक रीडिंग लगा लोगे तो भी हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में एक स्टोरी की तरह पढ़ते जाना, बस कुछ नहीं है ऐसा।